Hello students, myself Sanjay Kumar. Today we are going to discuss the most important topics in this chapter, genetic disorders. And the genetic disorders divided into three topics. First topic is the pedigree analysis. Second, genetic disorders means Mendelian disorders. And third, chromosomal disorders. So, in this topic, we are going to discuss the pedigree analysis. Pedigree analysis का मतलब होता है वंशावली विश्लेषण, यानी वंश का विश्लेषण करना, किसी फैमिली में पाए जाने वाले जो पार्टिकुलर ट्रेट्स होते हैं, डिजीज होता है, उसका विश्लेषण करना एक फैमिली ट्री बना करके, तो ये पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। और पेडिग्री एनालिसिस को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय पेडिग्री। पेडिग्री किसको कहा जाता है? तो पेडिग्री इज ए चार्ट, एक चार्ट बना हुआ रहता है। एग्जामिनेशन में भी देखेंगे कि एक चार्ट मिला छोटा सा बना हुआ रहेगा, इसमें इस तरह के सिंबल्स यूज किए हुए रहेंगे। तो इस चार्ट को देख करके आपको उसका पता लगाना है कि ये किस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स क्या होता है कि द डिसऑर्डर्स विच आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी फ्रॉम मदर फादर टू चिल्ड्रंस। So pedigree is a chart showing a record of inheritance of certain traits for two or more generation in the form of a diagram of family tree. Means ये एक चार्ट है पेडिग्री, और इसी चार्ट को हम लोग 2 से 3 जनरेशन का वो चार्ट बनता है, और उसमें ये चार्ट को एक डायग्राम बना करके, एक फैमिली ट्री बना करके जब हम लोग स्टडी करते हैं, उसी डायग्राम को पेडिग्री कहा जाता है। और पेडिग्री एनालिसिस क्या है? तो जब उस पेडिग्री का, उस चार्ट का जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, फॉर सेवरल जनरेशन का जो एनालिसिस होगा कि उसमें कैसा कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर फादर से कहाँ गया, सन में गया या डॉटर में गया, मदर से कहाँ गया, डॉटर में गया, सन में गया, या दोनों का कैरेक्टर कहाँ गया उसके सन में, फिर उसका कैरेक्टर, उसके सन का कैरेक्टर, अगला कैरेक्टर कहाँ गया। तो ये सब जो है जब हम एनालिसिस करते हैं, मीन्स एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन ए पेडिग्री। पेडिग्री तो हो ही गया ये चार्ट, तो उस चार्ट का जब एनालिसिस करेंगे तो इसी को हम लोग पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस। महत्व क्या, क्यों ऐसा किया जाता है, पेडिग्री एनालिसिस क्यों किया जाता है? तो इसको करने के लिए क्या है कि ये इट इज ए स्ट्रॉन्ग टूल है, एक औजार है। कैसा औजार है? इन विच, या इट इज ए स्ट्रॉन्ग टूल विच इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मेलिटीज या डिजीज इन ह्यूमन जेनेटिक्स। मतलब यह एक स्ट्रॉन्ग टूल है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, यूटिलाइज टू द ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट। इनहेरिटेंस करना है किसी लक्षण, स्पेसिफिक लक्षण, कोई बीमारी मान ली के पेरेंट्स में है तो उस बीमारी के ट्रेट को हम लोग इनहेरिटेंस को इसके द्वारा चेक करते हैं, या कोई एबनॉर्मेलिटीज है या डिजीज है, इस तरह का जो लक्षण है, इसका जब हम लोग स्टडी करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करके हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। अब देखिए, यह जो पेडिग्री एनालिसिस है ये किस रूल को फॉलो करता है? तो लॉ ऑफ जो इनहेरिटेंस है, मेंडल का प्रिंसिपल्स ऑफ जो इनहेरिटेंस है कि डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर को जो क्रॉस कराया जाता है तो फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट चला जाता है। सेकंड जनरेशन में जब उसको F1 को जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो 3:1 का मिलता है। तो इस तरह से इसमें आपको सेम वही फार्मूला, यहाँ पर मेंडल का जो फार्मूला है इनहेरिटेंस का, उसी फार्मूला को इसमें ध्यान में रखना है कि कैसे उसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव मिलता है तो उसका कैरेक्टर डोमिनेंट का होता है। जब 2 डोमिनेंट होमोजाइगस मिलते हैं तो भी डोमिनेंट होते हैं। 2 होमोजाइगस आपको रिसेसिव मिलते हैं तब जाकर के वो कैरेक्टर मिलता है। तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, मतलब वो मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाते हैं। इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है।
अब मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हो गया जिसमें जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब एक जीन में कोई डिफेक्ट हो जाएगा तो उसके कारण जो इनहेरिटेंस होगा वो मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया कि जैसे कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन में पढ़े हैं कि नंबर या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो उसके कारण जो इनहेरिटेंस होगा वह क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है। तो इंपॉर्टेंस ये हो गया क्या कि इट इज ए स्ट्रॉन्ग टूल which is utilized to trace the inheritance of a specific trait। किसी ट्रेट के को ज्ञात करने के लिए इस टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, या उस खानदान में, उस फैमिली में अगर कोई बीमारी है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, थैलेसीमिया है, ये सब डिफरेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है, इसकी पहचान करने के लिए ये इस तरह से आपको इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी का क्यों इस्तेमाल, प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं हम? ह्यूमन जैसे मटर के पर हम लोग प्रयोग करके तब उसका हम लोग देखे थे। तो यहाँ पर क्या है कि द कंट्रोल क्रॉसेस दैट कैंट बी परफॉर्म्ड इन ह्यूमन जेनेटिक या ह्यूमन बींग्स। जो कंट्रोल क्रॉस जो हम लोग मटर में कराते हैं, कंट्रोल क्रॉस करा जाए यानी ह्यूमन के द्वारा कंट्रोल करके लंबे प्लांट और नाटे प्लांट के बीच क्रॉस कराया गया। ऐसा तो ह्यूमन में संभव नहीं है कि किसी बीमारी का जो पेशेंट है जेनेटिक डिसऑर्डर वाला, उसका विवाह किसी नॉर्मल स्त्री से किया जाए तो उसका संतान कैसा होगा, फिर उसका जनरेशन को चेक किया जाए तो उसमें कैसे हो जाएगा। तो पहले तो बीमारी वाला तैयार ही नहीं होगा कि नॉर्मल व्यक्ति जो है वो तैयार ही नहीं होगा कि बीमार व्यक्ति से शादी करे, तो एक्सपेरिमेंट होगा कैसे? और जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होगा वो 1-2 जनरेशन तक जाते जाते वो भी चल देगा, ऊपर चल दे, मर जाएगा, तो कैसे एक्सपेरिमेंट होगा? इसीलिए ये एक टूल्स बनाया गया है और इस टूल्स को माने अल्टरनेटिव सोर्स यूज किया गया है जिसको पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। तो इस पार्टिकुलर ट्रेट्स को कुछ सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट, ये सिंबल है और इसी सिंबल के द्वारा क्या किया जाता है, उसका फैमिली ट्री बना करके और तब उसको चेक किया जाता है। अब कहता है कि ये नंबर ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैव टू बी फाउंड टू बी एसोसिएटेड विथ द इनहेरिटेंस या चेंज या अल्टर द क्रोमोसोम या जीन म्यूटेशन। बहुत ये जो बीमारी होती है वो क्यों होता है? म्यूटेशन के कारण, और वह म्यूटेशन जीन में हो या क्रोमोसोम में हो। और हम लोग जानते हैं कि ये जो जीन होते हैं क्या क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए होते हैं, डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कई बार हमने जीन का चर्चा किया है, डीएनए का, जिसमें ये जीन बहुत सारे जीन्स के मिलने से डीएनए होता है और डीएनए ही क्या होते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गमन करते हैं। अब देखिए जो इस फैमिली ट्री बनाने में, पेडिग्री चार्ट बनाने में, पेडिग्री का जो डायग्राम है उसको बनाने में जो सिंबल यूज होता है उसको यहाँ पर बताया गया। जैसे सिंबल है, सिंबल यूज इन द ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। जैसे ये छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, तो छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है मतलब ये मेल को डिनोट करेगा, उसमें उस चार्ट में बना हुआ रहेगा। हम लोग इसको ट्रिक भी पता करेंगे कि कैसे ये बनता है। फीमेल है तो वो सर्किल के द्वारा है, उस तरह से इस तरह से थोड़ा सा तिरछा बना हुआ है स्क्वायर तो वो सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब वो मेल और फीमेल को डिनोट नहीं कर रहा है, वो ट्रांस सेक्सुअल को डिनोट कर रहा है। उसके बाद जब ये तीनों बॉक्स, इस तरह का जो बॉक्स है मेल, फीमेल और अनस्पेसिफाइड, ये इस तरह से अगर डार्क कलर में होगा तो वह अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, मतलब कि उसमें वह जीन डिफेक्टिव होगा, यानी वह उसमें वह रोग मौजूद होगा, डिजीज प्रेजेंट होगा। उसके बाद ये मेल हो गया, देख रहे हैं मेल का सिंबल है स्क्वायर, और ये सर्किल जो है फीमेल का है। इन दोनों के बीच अगर एक लाइन हो गया तो समझिए कि वो मेटिंग को दर्शा रहा है, माने मैरिज को दर्शा रहा है कि एक मेल का विवाह एक नॉर्मल फीमेल के साथ किया गया। तो इस तरह से उस चार्ट में आएगा, चार्ट जो हम लोग बनाएंगे उसमें आएगा। 2 लाइन अगर दोनों के बीच रहेगा तो ये रिलेटिव के बीच माने मैरिज को दर्शाएगा, क्लोजली रिलेटिव जिसमें अपना खून वाला होगा, उस तरह से ये सिंबल दर्शाएगा। उसके बाद इस तरह से जो अगर सिंबल आएगा यानी यह जो है वो पेरेंट हो गए, फादर मदर, और उनके जो है ये चिल्ड्रंस हो गए। तो चिल्ड्रंस में ये डॉटर हो गए, ये सन हो गए। तो इस तरह का जब डायग्राम आएगा उसमें चार्ट में तो ये शो होगा आपको इस तरह से। इस तरह से भी आ सकता है उसमें चार्ट में कि ये पेरेंट है, इसमें कोई रोग दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेल है, फादर है, ये मदर है, इनमें कोई रोग नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके जो बच्चे हैं यानी जो सन है वो इफेक्टेड है, यानी उसमें रोग है, तो उसका ऐसे आएगा। तो वो क्या है कि पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज।
उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 अनएफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स, अगर इस तरह से सिंबल लिख करके दे करके और 5 को यहाँ पर लिख दिया गया, इसका मतलब कि उनके जो 5 बच्चे हैं उसमें ये क्या है, डिजीज नहीं है। तो ये सब क्या है, पेडिग्री एनालिसिस है। अब हम लोग देखेंगे कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसको कैसे हम लोग चार्ट के द्वारा, पहले तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या कौन कौन सा है, किस तरह का है, उसके चार्ट में कौन सा सिंबल है और इसकी पहचान करने का आसान तरीका, ट्रिक्स क्या है, ये हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपको देख रहे हैं कि 2 प्रकार का है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं इसको कहा जाता है जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स कहा जाता है, मतलब ये जीन से रिलेटेड होते हैं, जीन में डिफेक्ट होने के कारण ऐसा होता है। जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो गए कि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर चेंज हो जाए या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर चेंज हो जाए तो ऐसा होता है। तो जैसा कि क्रोमोसोमल एब्रिएशन म्यूटेशन में हम लोग पढ़े हैं। अब जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है या तो ऑटोसोम्स पर हो या तो सेक्स लिंक्ड हो। ऑटोसोम्स कितना होता है, जैसे कि 44 क्रोमोसोम्स पर हो तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, 44 क्रोमोसोम्स पर अगर ये है तो यह हो गया क्या, ऑटोसोमल, यानी इसमें 1 से लेकर के और 44 तक क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो सकता है, उसके में कोई जीन डिफेक्टिव हो सकता है। अब इसमें एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। डोमिनेंट का मतलब कि जैसे मान ली कि कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, इस केस में रह सकता है इसका जीन, जैसे कि लंबा का हम लोग कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी किए थे, तो इसमें से कोई एक अगर रहेगा उसमें तो ऐसा आएगा। रिसेसिव में है क्या, स्मॉल ए नामक जीन रहेगा, तो माने दोनों रिसेसिव रहेंगे एक साथ, तभी ये अपना फिनोटाइप शो करेगा। जीनोटाइप ये रहेगा तो फिनोटाइप वो शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, इस केस में नहीं करेगा। ये हो गया 44 क्रोमोसोम्स। इसके बाद है कि लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड। अब सेक्स लिंक्ड भी क्या होता है, या तो होते हैं एक्स होते हैं या होते हैं एक्स वाई। तो अगर कोई जीन एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम पर ये होते हैं, अगर वो डिफेक्टिव है तो वो होता है, तो इसी को सेक्स लिंक कहते हैं, यानी सेक्स क्रोमोसोम से ये जुड़ा हुआ रहता है। अब उसमें भी ये एक्स लिंक रहते हैं और ये वाई लिंक रहते हैं। एक्स लिंक वाला ही ज़्यादातर पूछा जाता है परीक्षा में, जैसे कि एक्स लिंक वाला ये रिसेसिव हो गया और इधर ऑटोसोमल से इसका रिसेसिव, इस पर 2 ज़्यादा फोकस करना है। और तो है ही डोमिनेंट, ये सब भी है, इसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इसमें जो है ऑटोसोमल रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये 2 पर ज़्यादा क्वेश्चन या एनसीईआरटी बुक में भी इसी दोनों के बारे में पढ़ना है। अब कौन कौन से डिजीज होते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं वो उसमें हम लोग देखेंगे। अब देखिए कुछ ट्रिक्स है इस रोग, ये सारे जो रोग्स हैं, जब चार्ट दिया रहेगा, पेडिग्री दिया रहेगा, तो उस पेडिग्री को देख करके और मात्र 1 मिनट के अंदर उसको आप सॉल्व कर सकते हैं ये ट्रिक्स लगा करके। अब इसमें ट्रिक्स में क्या कहता है, ट्रिक्स में है कि सबसे पहले जो चार्ट दिया रहेगा, अभी तो इसे समझ में नहीं आएगा, अभी हम चार्ट बनाएंगे तब इसका हम लोग यूज करेंगे। तब तक मैंने ये सब क्या है, स्टेप है, क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन आप खुद करेंगे और उसका आंसर भी आपको खुद दीजिएगा, तब जाकर के वो निकलते चला जाएगा कि कौन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन ऑटोसोमल रिसेसिव है। देखिए नीचे लिखा हुआ है, कौन सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, कौन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। 4 स्टेप देख रहे हैं ना, 4 में से आपको ये वाला ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ऑटोसोमल, ये रिसेसिव वाला एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव, ये 2 जो है ज़्यादा क्वेश्चन इसी से रहते हैं। तो ये अभी हम रखेंगे, क्योंकि अब ये सारे जो ये 4 डिसऑर्डर देख रहे हैं, अब इस डिसऑर्डर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कैसे पहचान करेंगे और कैसे ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गमन करता है, तो उसको हम लोग बेस बनाएंगे और उस बेस के आधार पर एक चार्ट बनाएंगे जो कि पेडिग्री चार्ट कहलाता है, और वही चार्ट का हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये जो ट्रिक्स बताया गया है इस बेस पर हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। तो ये 4 डिजीज के बारे में हम लोग देखेंगे।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मतलब जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं उस पर अगर कोई एक जीन डिफेक्टिव होता है, चाहे उसका जो पेयर होता है पेयर के एक पर भी डिफेक्टिव होगा या दोनों पर डिफेक्टिव होगा, तो वो जो है अगले जनरेशन में पास कर जाएगा और वो उसी से इफेक्टेड हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें क्या इसका रूल्स है, इसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कैरेक्टर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल जनरेशंस, यानी इसका जो है कैरेक्टर यानी इस तरह का जो डिजीज है उसमें हर पीढ़ी में हर जनरेशन में कोई ना कोई प्रभावित होगा। उसके जो पुत्र हैं पुत्री हैं, फिर उनके पुत्र के पुत्री होंगे, वो भी इफेक्टेड होगा, यानी कोई एक ना एक उसमें प्रभावित होगा। यानी 50-50% का इसमें चांसेस रहता है। मेल भी 50% हो सकते हैं और फीमेल भी इफेक्टेड हो सकते हैं। अब जैसे कि इसी का एक पेडिग्री चार्ट बनाया गया है जिसमें क्या दर्शाया गया है कि जैसे कि ये अफेक्टेड मेल है, जैसे कि उसमें पेडिग्री चार्ट हम लोग पीछे देखे हैं, NCERT बुक में भी दिया हुआ है। तो ये है आपको अफेक्टेड मेल है डोमिनेंट वाले और ये नॉर्मल फीमेल हैं। इन दोनों को मैटिंग कराया गया तो ये उनके F1 जनरेशन हो गया। ये मेल हो गए अफेक्टेड, इनका जीन इसमें चला आया। उसके बाद ये फीमेल हो गए, यानी 50-50 बोले हैं कि इसमें जो है 50-50% इसमें चांसेज बनेंगे। फिर इनका विवाह अगर किसी नॉर्मल जैसे कि इसमें किया गया है तो फिर इनका जो जनरेशन हुआ देखिए कि इसमें 50-50 हो गया, यानी एक सन अफेक्टेड, एक डॉटर अफेक्टेड, एक सन नॉर्मल, दूसरा डॉटर नॉर्मल। फिर इनका विवाह किसी नॉर्मल से किया गया तो उनके डॉटर जो है वो अफेक्टेड हो गए। कहने का मतलब कि हर जनरेशन में कोई ना कोई एक इफेक्टेड होगा। अगर इस तरह से मिल गया तो समझिए कि वो डोमिनेंट होगा। और बोथ मेल हो गया। अब इसमें देख रहे हैं हेट्रोजाइगस इफेक्टेड। अब इसमें किस तरह का जीन होगा, अब देखिए एक डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ था, दिया हुआ है, उसमें देखिए कि किस तरह से इधर जो है इफेक्टेड फादर दिया हुआ है, उधर नॉर्मल मदर दिए हुए हैं। अब इफेक्टेड फादर में जो जीन है मौजूद, ये जो रेड कलर से प्लस साइन बना दिए हैं, यानी उसमें एक ऑटोसोम का जो पेयर होता है जोड़ा, उसमें किसी एक पर, मान लिया कि ये 6 पेयर क्रोमोसोम हो गया, तो 6 पेयर क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम पर ये है जीन डिफेक्टिव है, तो वही पास कर जाएगा, उसके सन और डॉटर में पास कर जाएगा। देखिए सन और डॉटर में पास कर रहा है। उसके बाद ये वाला जो जीन देख रहे हैं, ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम इधर पास कर गया, तो एक क्रोमोसोम इधर से इसमें आ गया और एक क्रोमोसोम मदर का आ गया, पेयर में आ गया। उसी तरह से एक क्रोमोसोम फादर का इसमें 50% जो है ना उसमें के सारा है, एक 50% इसमें आ गया। तो कहने का मतलब कि ये हर पीढ़ी में दिखाई देंगे, 50-50 का चांस रहेगा। मेल या जो सन्स और डॉटर होंगे वो 50-50 चांस में ये रहेंगे। और ये हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस दोनों डोमिनेंट होगा तो वो शो करेगा। अब जैसे कि इसमें जो जीन मौजूद है उस देख रहे हैं इफेक्टेड फादर है, तो मान लिया कि इसमें ये कैपिटल है ना, और ये जो है आपको ये सारे स्मॉल है, ये सारे मान लीजिए कि स्मॉल है, मदर में भी स्मॉल है, माने रिसेसिव हो गया। उसके बाद इसमें देख रहे हैं कि यह क्रोमोसोम इसमें चला आया है इस चारों में, तो ये हो गया कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए। इसमें जो है ये आ गया है स्मॉल ए मेल का, उसके फादर का ये आ गया है रिसेसिव। एक में सब में एक एक चला गया है, तो ये स्मॉल ए इसमें आ गया, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, देख रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि एक भी ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो ये क्या करेगा, इफेक्टेड हो जाएगा। और इधर देख रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव हो गया, यानी कि ये इफेक्टेड नहीं होगा। अब इसको एक चार्ट बना करके देखिए कि और इसको पहचान करिए इस टेबल से, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे पहचान करेंगे कि कैसे ये इफेक्टेड हुआ। अब जैसे कि ये चार्ट दिया हुआ है, तो चार्ट में फर्स्ट स्टेप हम लोग लेते हैं, ये क्वेश्चन, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। और ये क्या है कि ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रंस, जैसे ये सब चिल्ड्रंस हो गया, ऑल इफेक्टेड चिल्ड्रन एट लीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट, नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि क्या सभी जो इफेक्टेड चिल्ड्रंस है, ये लाल से जो दिखाया गया है ना, ये इफेक्टेड को बता रहा है कि उस सभी के कोई ना कोई एक पेरेंट इफेक्टेड है। जैसे कि ये चिल्ड्रन है तो इसके एक पेरेंट इफेक्टेड है। मान लिया कि ये चिल्ड्रन है,
ये चिल्ड्रन है तो इसके एक पेरेंट इफेक्टेड हैं, मान ली कि ये चिल्ड्रन है तो इसके ये पेरेंट इफेक्टेड हैं, ये चिल्ड्रन है तो इसके, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, एस आ रहा है। अगर एस आ रहा है आपके दिमाग में, चेक कर लेंगे पहला स्टेप से, तो समझिए कि ये डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव नहीं होगा। फिर अब ये डोमिनेंट ऑटोसोमल है कि ये सेक्स लिंक्ड है, माने एक्स क्रोमोजोम पर है कि ऑटोसोम क्रोमोजोम पर इसका जीन है। तो इसके लिए अब यहाँ पर इस फॉर्मूला को चेक कर देंगे, अब इधर रोक देंगे क्योंकि उधर हमको जाना नहीं है, काला समय उसमें व्यतीत करेंगे। इसमें करेंगे क्या कि ऑल अफेक्टेड मेल्स, अब इसमें चेक करेंगे कि मेल्स कौन है, तो ये मेल्स है, अफेक्टेड मेल्स, ये अफेक्टेड मेल्स है। तो ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर एंड डॉटर्स। इस अफेक्टेड मेल्स के क्या मदर और डॉटर्स अफेक्टेड हैं? देखिए मान लीजिए कि ये अफेक्टेड है, मेल चेक करना है, फीमेल नहीं चेक करना है। तो इस फीमेल का चेक कर रहे हैं तो ये आपको क्या आ गया, ये देखिए फादर अफेक्टेड है, फिर इसका मेल का देखिए फिर फादर अफेक्टेड है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, नो आ रहा है। और नो आ रहा है का मतलब कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया। ये चेक करिए ना, ये मेल है ना जी, तो इस मेल का मदर अफेक्टेड है नहीं ना है, ये इसको ऐसे करेंगे तो नहीं है। इस मेल का मदर देखिए ये है तो ये अफेक्टेड है नहीं है, तो नहीं है तो समझिए कि वो क्या हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया। तो इस तरह से बहुत ही 1 मिनट के अंदर अगर कोई चार्ट दिया हुआ है और इस फॉर्मूला को खाली ध्यान में रखना है, वो तो याद करना पड़ेगा। अगर ये याद हो गया तो उसको आपका नंबर रखा हुआ है, कहीं जाएगा नहीं। फिर हम दूसरा देखते हैं डिसऑर्डर। अब हम लोग देखते हैं कि डोमिनेंट का ही जो दूसरा है, मतलब कि इसके जो डिफेक्टिव जीन होते हैं वह एक्स लिंक्ड पर पाए जाते हैं और वो डोमिनेंट स्टेज में रहते हैं। अभी हम डोमिनेंट वाला देख रहे हैं, तो यह कहलाता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका क्या है कि जो अफेक्टेड, इसका करेक्टर है अफेक्टेड जीन्स लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, मतलब इसका जो जीन होता है चाहे वह फीमेल के एक्स पर हो या मेल के एक्स पर हो, तो ये हमेशा एक्स क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं और एक भी एक्स पर रहेगा तो वो डोमिनेंट हो जाएगा। ये जहाँ भी जाएगा ये जीन, अब जैसे प्रथम पीढ़ी में जा रहा है तो देखिए कि ये जीन यहाँ ये गुणसूत्र यहाँ पहुँच गया, ये जीन है, जीन पहुँच गया तो इफेक्टिव हो जाएगा। देख रहे हैं अफेक्टेड सन, अफेक्टेड डॉटर, ये रेड से जो बताया गया है ये उस डिफेक्टिव जीन को बताया गया है। ये इसमें उसके बाद क्या होता है कि फादर प्रोड्यूस ऑल अफेक्टेड डॉटर। अगर फादर इफेक्टेड होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर लाल हो गया ये वाला, और ये जब जाएगा तो फादर का एक्स क्रोमोसोम कहाँ जाता है, डॉटर में ही जाता है, तो उसके सब डॉटर क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। मदर का हो सकता है कि एक में अफेक्टेड हो जाए और एक में नॉर्मल हो जाए डॉटर। देख रहे हैं कि नॉर्मल एक इससे मदर से आया है और एक एक्स किससे आया है, फादर से आया है। और जबकि इसमें क्या होता है कि फादर अगर इफेक्टेड होता तो उसके डॉटर भी अफेक्टेड हो जाता है। फादर नेवर पास कैरेक्टर टू सन, यानी फादर से वह कैरेक्टर सन में कभी नहीं जाएगा। जैसे कि ये है क्रोमोसोम फादर का एक्स और वाई को ऐसे शो किया गया है थोड़ा सा पहचान करने के लिए। तो अगर ये एक्स फादर में है तो उसके सन में वह एक्स नहीं जाएगा, क्योंकि तो फादर का वाई न जाएगा, उसमें एक्स तो जाएगा नहीं, तो ये कैरेक्टर पास नहीं करेगा। जो कि उस डायग्राम में भी देख रहे हैं, 2 डायग्राम दिया हुआ है और उस दोनों डायग्राम में क्लियर है, उसको ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि कितने इफेक्टेड हैं और कौन अनइफेक्टेड है। अब इस पेडिग्री चार्ट का हम लोग स्टडी करते हैं। ये पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है और इसको देखते हैं, पता करते हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है कि क्या है, ठीक ना। अब जैसे ये चार्ट है तो यह हमारा हो गया पेरेंट हो गए, ये पेरेंट हो गए, ये F1 जनरेशन हो गया, ये F2, यानी ये जो पेडिग्री होता है वह 2 या 2 से अधिक जनरेशन को इसमें दिया जाता है ताकि समझने में आसानी हो। एक जनरेशन से काम नहीं चलेगा, 2 या 2 से अधिक जनरेशन दिया जा सकता है, तो इसी को ना पेडिग्री कहते हैं। ये हो गया पेडिग्री चार्ट हो गया, एक डायग्राम हो गया, और इसी का एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने के लिए ट्रिक्स दिया हुआ है। ट्रिक्स में क्या करता है, देखिए फर्स्ट स्टेप पढ़िए, क्या कहता है कि ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रंस, ये सब चिल्ड्रंस हो गए अफेक्टेड चिल्ड्रंस। चलिए हर जनरेशन में है, F1 में भी है, F2 में भी है। हैव एटलीस्ट 1 अफेक्टेड पेरेंट, तो जैसे कि ये चिल्ड्रंस हो गए थे उनके कम से कम एक पेरेंट क्या है, अफेक्टेड है,
चलिए ये तो यहाँ पर आंसर आ रहा है एस, इसमें भी देख रहे हैं कि ये इफेक्टेड है पेरेंट, तो ये डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट में ये ऑटोसोम्स है, ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है, तो इसके लिए ये स्टेप हम लोग अपनाते हैं। दो ही स्टेप ध्यान में रखना है। तो इसमें कहता है कि ऑल इफेक्टेड मेल्स, मान ली कि ये मेल्स हो गया, ये मेल्स हो गया इफेक्टेड, तो ऑल इफेक्टेड मेल्स, जैसे ये मेल्स हो गया, ये मेल्स हो गया, हैव इफेक्टेड मदर, यहाँ इफेक्टेड मदर हो रहा है, यहाँ है तो इनके मदर क्या है, इफेक्टेड है। यहाँ पर देख रहे हैं इनका जो जीन है यहाँ आ रहा है, इधर मदर का। ऑल इफेक्टेड मदर एंड डॉटर, डॉटर भी इफेक्टेड है, यहाँ भी देखिए अफेक्टेड है, इसमें भी देखिए यहाँ पर इफेक्टेड हो गया। तो आंसर आ रहा है एस। इसका मतलब कि ये क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, सॉरी मदर क्या है, एक्स लिंक्ड, हाँ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट तो हम लोग देख ही लिए, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। ऑल इफेक्टेड मेल्स, ये मेल्स, ठीक, यहाँ तक हो गया। हैव इफेक्टेड मदर, ये इफेक्टेड मदर है ना जी, यहाँ भी इफेक्टेड मदर है, और इस मदर का डॉटर भी इफेक्टेड है, इस मदर का डॉटर भी इफेक्टेड है। तो क्या हो गया, ये एस आंसर आ रहा है इसका मतलब कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। तो मात्र ये 10 सेकेंड में ही, 15 सेकेंड में आप देख करके पता कर सकते हैं, केवल ये ध्यान में रहना चाहिए, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो अब हम लोग देखते हैं रिसेसिव पैटर्न का जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें सबसे पहला ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो होते हैं उसमें कैरेक्टर स्किप इन एनी जनरेशन। जैसे डोमिनेंट वाले में देखे थे कि कैरेक्टर जो होगा हर जनरेशन में दिखाई देगा, लेकिन इसमें स्किप कर सकता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि पेरेंट्स में वो कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उसके चिल्ड्रेन में वो कैरेक्टर हो गया, तो ये इसका क्या है, स्किप कर रहा है। तो यहाँ पर कि कैरेक्टर स्किप इन एनी जनरेशन, ये स्किप करेगा। उसके बाद देख रहे हैं कि उस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि मेल में भी वो कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, फीमेल में भी कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके 25% जो हैं वह सन्स या डॉटर अनइन्फेक्टेड हो गए। कैसे हो गए, तो उसमें से क्या हो रहा है कि देखिए ये मेल का ये ऑटोसोम, एक ऑटोसोम से ये फीमेल, ये मेल का माने दोनों पेयर है, ये फीमेल का है, उसके एक ऑटोसोम्स पर ये डिफेक्टिव जीन है, इस पर भी देख रहे हैं जीन है। अब यह क्रोमोसोम यहाँ चला आया, यहाँ पास कर गया इस ऑफस्प्रिंग में, और फीमेल का यह भी क्रोमोसोम इसमें पास कर गया, तो दोनों ये रिसेसिव वाला इसमें आ गया, और रिसेसिव दोनों आ गया, तो ये कैरेक्टर क्या हो गया, ये अफेक्टेड सन्स और डॉटर हो गया, यानी 25% ऐसा हो गया। उसके बाद ये कैरेक्टर देख रहे हैं, यह क्रोमोसोम यहाँ आ गया, पास कर गया, और एक नॉर्मल क्रोमोसोम यहाँ आ गया, तो वो क्या हो गया, अनअफेक्टेड सन्स और डॉटर हो गए, ये 25% हो गए। उसी तरह से ये इसमें देखिए 50% जो है आपको, ये 50 नहीं 50% है, 50% इसमें कैरियर हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 अनअफेक्टेड पेरेंट्स, ये अनअफेक्टेड दोनों है, अनअफेक्टेड है, रिसेसिव है, प्रोड्यूस अफेक्टेड चिल्ड्रेन, देखिए अफेक्टेड चिल्ड्रेन ये प्रोड्यूस कर रहा है। होमोजाइगस रिसेसिव जो होगा वो अफेक्टेड होगा, तो जैसे ये होमोजाइगस हो गया रिसेसिव, ये हेट्रोजाइगस हो गया, इसमें तो खैर है ही नहीं रिसेसिव, तो इसलिए ये ऐसा हो गया। हेट्रोजाइगस आर कैरियर, जैसे हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ पर यह जो एलील हो गया, इसको मान लीजिए आप स्मॉल ए, है ना, इसको स्मॉल ए, इसको स्मॉल ए, और इसको मान लीजिए आप कैपिटल ए। तो जीन कैसे चला आया, इसमें एक मेल का कैपिटल ए, इस दोनों में ये स्मॉल ए आ गया। इसमें देखिए 2 रिसेसिव एलील आ गया ना, तो रिसेसिव एलील आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो गया, ये अफेक्टेड हो गया, अफेक्टेड सन्स है डॉटर। यहाँ पर देखिए एक इससे आ गया स्मॉल ए, ये इसमें भी इससे आ गया, ये कैपिटल ए हो गया, ये कैपिटल ए वाला हो गया, तो ये अनइफेक्टेड हो गया। डोमिनेंट वाला में देखे थे कि कैपिटल ए था तो अफेक्टेड था, इसमें 2 रिसेसिव एलील रहेगा, एक रहेगा तो नहीं, एक रहेगा तो कैरियर हो जाएगा, फिर उसका ये कैरेक्टर अगले जनरेशन में पास करेगा तब दिखाई देगा। उस डायग्राम में देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे इसका पेडिग्री एनालिसिस। इसमें देख रहे हैं कि ये फीमेल, ये मेल है अनअफेक्टेड है, फीमेल भी अनअफेक्टेड है,
देख रहे हैं दोनों अनएफेक्टेड है, फिर भी उसके जो ऑफ स्प्रिंग्स है वो इफेक्टेड हो गया। मतलब इसमें एक रिसेसिव एलील, इसमें एक रिसेसिव एलील, इसका दोनों इन दोनों में आ गए, सन और डॉटर में। ये दोनों जो है वो नॉर्मल हो गए या कैरियर हो गए, इसमें कैरियर हो गया, ठीक ना। तो इसमें ये जो है एलील आपको इस तरह से हो सकता है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि अब इसका जनरेशन ऐसे हो गया। तो इस डायग्राम से चेक करेंगे हम लोग इस चार्ट से कि ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रंस, ये चिल्ड्रंस हो गया, अफेक्टेड चिल्ड्रंस या अफेक्टेड चिल्ड्रंस हैव एट लीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। यहाँ पर देख रहे हैं अफेक्टेड पेरेंट है, इसका अफेक्टेड पेरेंट या इसका अफेक्टेड कोई एटलीस्ट कोई है, तो नो आ रहा है आंसर, यहाँ पर नो आ रहा है। तो नो का यहाँ पर क्या है, ये रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। उसके बाद रिसेसिव होने के बाद क्या हो रहा है कि अब दूसरा इसमें देखेंगे कि ऑटोसोमल है कि डोमिनेंट है। तो उसको चेक करने के लिए ये फार्मूला है कि ऑल अफेक्टेड फीमेल्स, ये चलिए अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड फादर, फादर अफेक्टेड है, देखिए यहाँ भी देखिए नहीं है, ये भी जो देख रहे हैं अफेक्टेड फीमेल, फीमेल पर हम लोग फोकस करेंगे, इसके फादर अफेक्टेड है नहीं ना, है, यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नो आंसर आ रहा है इसका, और नो का मतलब हो गया आउट। तो हम लोग देख लिए यहाँ पर कि इसका आंसर क्या आ रहा है, नो आ रहा है इस चार्ट के अनुसार। इसमें कोई भी जो देख रहे हैं फर्स्ट, कोई भी पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, कम से कम एक रहना चाहिए डोमिनेंट में, तो ये ऐसे ही रिसेसिव हो गया। अब ऑटोसोमल है या रिसेसिव है, तो उसके लिए हम लोग फीमेल का हम लोग क्या चेक करते हैं, फादर चेक करते हैं और उनका सन चेक करते हैं। तो ये दोनों भी नो आ रहा है, नो भी आ रहा है, तो नो का मतलब हो गया कि ये क्या हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया। बहुत ही आसान उपाय, मात्र 15 सेकेंड में 10 सेकेंड में ये चेक कर सकते हैं, ये ट्रिक है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो लास्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है बचा हुआ, एक्स लिंक्ड मतलब कि यह रिसेसिव है, उसके एक एक्स पर क्रोमोसोम एक्स अगर अफेक्टेड है तो फीमेल में वो कैरियर होगी और मेल में वह अफेक्टेड होगा। यानी यह जो होते हैं मोस्ट कॉमन इन मेल्स देखे गए हैं, मोस्ट कॉमन इन मेल्स यानी ज़्यादातर ये मेल में इसलिए पाए जाते हैं कि वाई पर इसका डोमिनेंट एलील नहीं होता है, जब भी होता है तो ये एक्स पर ही होता है, दोनों एक्स पर रहेगा, और दोनों एक्स पर रहेगा फीमेल में तभी ये दिखाई देगा, नहीं तो एक एक्स पर रहेगा तो वो कैरियर होगा, यानी वह जीन को केवल ट्रांसफ़र करेगा अगले जनरेशन में। तो इसे क्वेश्चन रख सकता है कि वाई एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, या जो इसके जो डिजीज है जैसे हीमोफीलिया है, तो वाई फीमेल्स आर मोस्टली हीमोफिलिक, इससे क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए होता है कि ये इसमें जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं उस पर इसका डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं पाया जाता है। देख रहे हैं इसमें भी देख रहे हैं हम लोग, फादर जो है वो ट्रांसफ़र करता है डोमिनेंट ट्रेट टू डॉटर, ये हमेशा कैरेक्टर यानी फादर का जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो हमेशा पास करेगा डॉटर में पास करेगा, फादर का जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो डॉटर में पास करेगा, और मदर का भी जो अफेक्टेड अगर होता है तो वो आपको सन में पास करता है या डॉटर में पास करता है। तो अगर फादर इफेक्टेड होता है तो उसके डॉटर में वो पास कर जाएगा जीन, और मदर अगर इफेक्टेड है तो उसके सन भी इफेक्टेड होंगे। यही है, इसी को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। मदर पासेस टू सन, मदर से वो सन में और डॉटर में वो उसके जीन पास करते हैं। अब जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक फीमेल है, दो डायग्राम है इसमें, तो एक में देखिए एक फीमेल है नॉर्मल है और दूसरा इफेक्टेड फादर है। फादर के बाद क्या हो गया कि इस फादर में जो एक एक्स जो क्रोमोसोम है वो इफेक्टेड है, वाई पर उसका जीन नहीं हो, तो यह चला जाएगा किस में, डॉटर में चला जाएगा। ये देखिए ये जीन चला गया है डॉटर में चला गया है, और डॉटर में जब चला गया है ये जीन एक्स, ये एक्स चला गया है, तो एक एक्स के कारण, ये तो फीमेल है और एक एक्स पाए जाने के कारण एक आया है एक्स मेल से, ये हो गया फीमेल, एक आया है मेल से फादर से, और ये हो गया नॉर्मल फीमेल हो गए। तो यहाँ से एक आया है जिसके कारण ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन इफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम इट इज कॉल्ड कैरियर डॉटर, कैरियर है। अब यही अगला जनरेशन में जब पास करेगा, जब ये सन में जाएगा तो वो इफेक्टेड हो जाएगा।
अब देखिए फादर यहाँ पर इफेक्टेड थे, लेकिन इसका कोई भी एक्स क्रोमोजोम उनके सन में नहीं गया। जो भी सन में एक्स क्रोमोजोम आया है वह उनके मदर से आया है। वाई क्रोमोजोम भले गया है इसमें, इसलिए फादर इफेक्टेड है तो सन नॉर्मल हो गया। मदर इफेक्टेड होगी तो मदर इफेक्टेड होगी तो सन इफेक्टेड हो जाएगा। देख रहे हैं, इस तरह से ये जीन टास्क करता है। अब देखिए इस पेडिग्री चार्ट को यहाँ पर देखिए, इसमें इसका उल्टा कर दिए हैं कि मदर इफेक्टेड है, यानी उसके दोनों एक्स जो है ऊपर रिसेसिव है जीन, और फादर जो है वो नॉर्मल है, एक्स वाई पेरेंट हो गए। अब इसका देखिए जो यहाँ पर जो डॉटर एक है कैरियर है एक एक्स के कारण, और मेल में ये जो देख रहे हैं जो उसका जो सन आया है उसका एक एक्स इफेक्टेड है, इसमें आ गया, वाई चला गया सन में, तो यह जो है इफेक्टेड हो गया, ये कैरियर हो गई। फीमेल है तो एक एक्स के कारण ये कैरियर हो गई, या मेल में एक ही एक्स के कारण ये, तो ये शुरू में लिखा है ना कि मोस्ट कॉमन इन मेल्स, मेल्स में ज़्यादा ये देखे गए हैं, क्योंकि मेल के जो दो वाई क्रोमोजोम होते हैं उस पर इस कैरेक्टर को दबाने वाला कोई जीन नहीं होता है, जबकि फीमेल में एक एक्स पर होगा तो दूसरे एक्स पर इस कैरेक्टर को दबाने वाला डोमिनेंट एलील रहता है। इसीलिए फीमेल में ये मोस्टली रिसेसिव होती हैं। मोस्टली फीमेल आर कैरियर, रिसेसिव की जगह पर कैरियर लिखें, कैरियर्स होते हैं, ये कैरियर हो गए। अब देखिएगा कि इसका जब इस कैरियर का विवाह नॉर्मल मेल से किया गया तो इसका कैरेक्टर देखिए, इसका सन जो है इफेक्टेड हो गया और डॉटर देखिएगा अनइफेक्टेड हो गया। ये लाल वाला जो ये दिख रहा है ना, ये इफेक्टेड था, वो जीन पास कर गया किस में, सन में। तो सन को हम लोग ऐसे करते हैं, देखिए ये सन जो था इफेक्टेड था और इसका विवाह किया गया किसी कैरियर से, फीमेल से, तो देखेंगे इसमें कि उसका एक डॉटर इफेक्टेड हो गया, क्योंकि दोनों का एक एक एक्स क्रोमोजोम आ गया इसमें इफेक्टेड वाला, दोनों रिसेसिव हो गया। और इसका जो है एक जो है सन नॉन इफेक्टेड अनइफेक्टेड हो गया, और ये क्योंकि इसमें कहाँ से आ गया, सॉरी ये वाई तो रहेगा अनइफेक्टेड ना, तो एक सन नॉर्मल हो गया, एक सन जो है क्या अनइफेक्टेड हो गया। अब इसको चेक करते हैं इस फार्मूला पर। इस फार्मूला में चेक कीजिए क्या कहता है कि ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रंस हैव एट लीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। इसमें ये जो है अफेक्टेड पेरेंट है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ पर कैरियर भी हो सकता है, ठीक ना। तो खैर इसमें जो है वह नो दर्शा रहा है, नो शो कर रहा है। उसके बाद इसमें क्या है कि ऑल अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर एंड सन्स। तो यहाँ पर देखिए इफेक्टेड फीमेल है ये, और इफेक्टेड फीमेल का कह रहा है कि फादर इफेक्टेड है, तो यहाँ पर देखिए इफेक्टेड है, इस जनरेशन में इफेक्टेड है ना, और उसके सन भी इफेक्टेड है। तो इसका मतलब कि इसका आंसर एस आ रहा है, और एस का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट का आंसर यहाँ हो गया ये कि ऑल इफेक्टेड चिल्ड्रन हैव एट लीस्ट वन इफेक्टेड पेरेंट। तो यहाँ पर नो ना रहा है, तो नो का मतलब कि रिसेसिव हो गया। फिर इसका दूसरा है वो चेक करेंगे, ये वाला ऑल इफेक्टेड फीमेल्स हैव इफेक्टेड फादर, एस आ रहा है, इफेक्टेड फादर है ना यहाँ पर, ये इफेक्टेड फादर है, ये एस आ रहा है। एंड सन्स, इसके सन्स भी यहाँ पर इफेक्टेड आ रहा है, तो इसका मतलब एस आ रहा है, यानी ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो गया। तो इस तरह से 2-4-10 ये पेडिग्री चार्ट देखेंगे, और उसको इस फार्मूला पर आप जब बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा, मात्र 15-20 सेकेंड में ये आसानी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो कम से कम ये स्टेप याद रखना पड़ेगा, 2-3 स्टेप है कैसे कैसे होता है ये याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ये पेडिग्री एनालिसिस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे जो डिफरेंट टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे।